ITV Information Powerhouse। जीवन एक महान घड़ी है, प्रातः और सायंकाल इनकी सुइयां हैं। मैं डॉक्टर तारा नायर, लॉयला डिग्री कॉलेज, बनेरघट्टा रोड, बेंगलुरु की ओर से बीकॉम तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंजो दीदी की एक समीक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। एससीपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंजो दीदी जो बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए रखा गया है, तो आइए इसकी एक समीक्षा हम सुने। अंजो दीदी एक ऐसा नाटक है जो उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है। यह कहानी पंजाब प्रांत से संबंधित है। उपेंद्र नाथ अश्क ने मानवीय भावना, सामाजिक बंधन और नारी के त्याग, आत्मसम्मान को गहराई से अध्ययन करते हुए उसकी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। अंजो दीदी का जीवन कहें तो गहरे पारिवारिक परिदृश्य को दर्शाता है। इसमें समर्पण भी है, त्याग भी है और नारी की भावनाएं भी हैं। कहा जाता है कि नारी जो है परिवार के रीढ़ की हड्डी होती है। न केवल रीढ़ की हड्डी बल्कि भावनात्मक और नैतिक शक्ति का स्रोत भी है। उपेंद्र नाथ अश्क एक महान लेखक, नाटककार, उपन्यासकार रहे हैं। इन्होंने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज को प्रस्तुत किया है, पारिवारिक संघर्ष को बताया है। तो आइए समय न गवाते हुए हम आगे बढ़े और समीक्षा करते हैं अंजो दीदी के उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा रचित अंजो दीदी पर। यूं तो अंजो दीदी का जो पालन पोषण है उनके नाना के द्वारा हुआ। नाना ने हमेशा अंजो दीदी को यही समझाया कि देखो, जो सदाचार होता है वो पुरुष का भूषण है, आभूषण है। और यही वजह है कि अंजो दीदी ने अपने पति को भी सभ्य और शिष्टाचार की प्रेरणा दी और वहीं उसने अपने बेटे को भी सभ्यता का पाठ सिखाने की कोशिश की थी। लेकिन ये अलग बात है कि वो कितना प्रभाव डाली, वो तो हम आगे देखेंगे। उपेंद्र नाथ अश्क ने हमेशा अपने जितने भी उन्होंने कहानियां लिखी हो या उपन्यास लिखे हो या नाटक लिखे, उन्होंने यही कोशिश किया है कि उनके पारिवारिक समस्याओं को या सामाजिकता को उन्होंने उसमें जग जाहिर करने की कोशिश की, उजागर करने की कोशिश की है। यही वजह है कि अंजो दीदी जो है काफ़ी अधिक फेमस हुआ। उनका ये जो नाटक रहा है उनके द्वारा लिखित, अंजो दीदी बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा। इसको कई जगहों पर रंगमंच पर दर्शाया गया और रंगमंच की पृष्ठभूमि का विषय बनाया गया। अंजो दीदी एक गहरा पात्र है, गहन पात्र है, जिसको हम कह सकते हैं, जिनको समझना हमारे लिए नामुमकिन ही नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम अंजो दीदी को समझ लेते हैं तो हम पाठ को पूरी तरह, मेरा कहने का मतलब ये नाटक को हम पूरी तरह समझ पाते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको गहनता से अध्ययन करें और कम समय में इसको समेटने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर तारा नायर, लॉयला डिग्री कॉलेज, बनेरघट्टा रोड, बेंगलुरु की ओर से, हिंदी विभागाध्यक्षा की ओर से मेरे देखने वालों को, मेरे सुनने वालों को, आप सभी को मेरा नमन। तो अंजो दीदी के चरित्र को लेकर आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन थी अंजो दीदी और लेखक ने क्यों इनको इतना अधिक तुल दिया। अंजो दीदी क्यों इतनी अधिक इम्पॉर्टेंट रोल के रूप में इस नाटक में उभर कर हम सबके समक्ष आती है। अंजो दीदी जो थी, हमने देखा कि उनकी शादी, उनका विवाह इंद्र नारायण एक वकील के साथ होती है और वे लोग इसी कोठी पे रहते हैं जिसे नाना ने उनको आशीर्वाद के रूप में उन्हें प्रेजेंट किया था ये कोठी। और जो वकील साहब थे वो भी पत्नी की बात को मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस नाटक में देखा कि वकील जो है बहुत उकसा रहा था, अपनी पत्नी के बर्ताव को पसंद नहीं करते थे। अंजो दीदी के पति हमेशा उस जाल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। यही कारण है कि हमने देखा कि उन्होंने शराब का जो सेवन है वो शुरू कर दिया था।
शराब वो घर पर ही पीकर नहीं आते थे, दफ्तर में भी वो शराब लेकर जाते थे, वहां पे उनकी बोतलें रख देते थे। ऐसा लग रहा था कुल मिलाकर, जब हम नाटक में आगे बढ़ते तो हमको ये लग रहा है कि अंजू दीदी के जो पति हैं इंद्र नारायण, वो शराब के शौकीन बनते जा रहे थे और शराब को उन्होंने पूरी तरह अपना लिया था। उनको घर आना पसंद नहीं था। इसकी वजह यही थी कि अंजू उन पर प्रेशर कर रही थी, उन पर दबाव डालती थी, उन्हें स्वतंत्रता नहीं देती थी, उन्हें अपनी तरीके से जीने की आज़ादी नहीं थी, खान पान करने की आज़ादी नहीं थी, पहनावे की आज़ादी नहीं थी। और यही हम इस नाटक में देखते हैं कि उनके जो बेटे होते नीरज, उस पर भी वो थोपने की कोशिश करती रहती है, उसे बहुत अधिक अनुशासित करने की कोशिश करती है, उसे अपने पंजों में जकड़ती जा रही थी। जो वो कहती है बच्चों को मानना होता है, बच्चे को मानना होता है, घर को पूरी तरह नीट एंड क्लीन रखना चाहती है। कोई सामान इधर से उधर अगर हो जाए तो अंजू दीदी का पारा चढ़ जाता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नौकरों को भी हिदायत दी थी कि घर पूरी तरह व्यवस्थित होना चाहिए, फुल टाइम, हमेशा 24/7। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा हर चीज़ों को व्यवस्थित रखें, क्योंकि घर जो है वो मिट्टी और ईंटें से न बनकर, उस सजावट से न होकर, वहाँ रहने वाले लोगों के रहने के रवैये से ही हमको घर की प्राप्ति होती है। यानी घर में रहने वाले लोग ही घर को बनाते हैं। लेकिन अंजू दीदी को हमेशा टिप टॉप जीवन चाहिए था। वो खुद भी टिप टॉप रहती थी और चाहती थी उनके नौकर भी टिप टॉप रहें, उनके परिवार के सभी सदस्य टिप टॉप रहें। यही वजह है कि वो घर का खाना बना के खिलाना चाहती थी, बाहर बच्चे को नहीं भेजती थी। बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेट का बहुत अधिक शौकीन था, लेकिन अंजू दीदी ने सख्त मना कर दिया कि वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। यहाँ तक कि जब इंद्र नारायण सपोर्ट करते थे तो उनको जलील करती थी, जिस वजह से इंद्र नारायण को लगता था कि मैं क्यों ही बोलूं जब वो मेरी बात को सुनने की कोशिश ही नहीं करती है। जब हम नाटक में आगे बढ़ते तो हमें ये लगता है कि अंजू दीदी कुछ और रिएक्ट कर रही है, कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट हो रहा है उसका। इवन तो हमने ये भी देखा कि उनके घर में अनीमा आती है, जो अंजू दीदी की बहुत अधिक बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अनीमा का स्वभाव अंजू दीदी से बहुत अलग होता है। और अनीमा जो है साफ सुथरी नहीं है, उतनी साफ सुथरी नहीं है जितनी कि अंजू है। वो हमेशा सामान को बिखेरते रहती है। तो यहाँ पे अनीमा को भी बड़ा अटपटा लगता है कि क्यों अंजू इस तरह से थोपने की कोशिश करती है, क्यों अंजू फ्रीडम नहीं देती, क्यों अंजू लोगों को, अपने घर में रहने वाले लोगों को फ्रीडम नहीं देती है। उसे भी थोड़ा अजीब सा लगता था। उसी दौरान हमने देखा कि अंजू का जो भाई है दूर गांव में रहता अपने माता पिता के साथ, वो अपनी बहन को मिलने की इरादे से वहां आता है, लेकिन बहन के क्रियाकलाप से वो भी उबने लगता है। उसे उठने की, एक तरफ बैठने की इजाज़त नहीं होती, वो एक तरफ लेट जाता है, उसे ठीक ठाक लेटने की इजाज़त नहीं होती। मतलब कहने का मतलब अंजू दीदी जो चाहेगी वही वो करेगा, अंजू दीदी जो चाहेगी वही उस घर पे होगा। तो इस तरह की कार्यकलाप से इंसान को ऑब्वियसली घुटन तो होगी ही होगी। लेकिन हम दूसरे पक्ष में अगर देखें तो अंजू उतनी गलत नहीं है। अंजू घर को डिसिप्लिन रखना चाहती है। जैसे कि हमने आर्मी और नेवी के लोगों के बारे में सुना है कि उनके जो फैमिली है उसमें काफ़ी डिसिप्लिन हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी डिसिप्लिन में जुड़े रहते हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में ज़मीन आसमान का एक बार फर्क होता ही है। पर्सनल को हम प्रोफेशनल से जोड़ नहीं सकते। जो हम ऑफिस में दिखते हैं वही रवैया हम घर में नहीं अपनाते। घर में थोड़ा हमको खुलना मिलना पड़ता है। हमें हमारे स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन करना जरूरी होता है। हर जगह हम ऑफिशियल लाइफ नहीं अपना सकते। तो यहाँ पे यही बात हमको काफ़ी कुछ हमारे जो मन मस्तिष्क को झकझोरती है कि अंजू आखिर ऐसी क्यों थी, क्यों अंजू इतना ज़्यादा लोगों को प्रेशराइज करती थी। मैं ये भी मानती हूँ कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अंजू शायद दूसरे लोगों से डिफरेंट रही है, लेकिन फिर भी अंजू को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि जीवन में अगर हम किसी को गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे तो आज के समय में तो स्पेशली कोई भी गुलाम नहीं बनना चाहता। छोटे से छोटे बच्चा भी आज अगर आप उसको डिसिप्लिन में रखना चाहोगे तो वो उकसाने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, परेशान होने लगता है, क्योंकि हर लोग थोड़ी बहुत फ्रीडम तो चाहते ही हैं। जीवन में हमें एंजॉयमेंट भी जरूरी है। हमेशा हम घुट कर पिस कर नहीं रह सकते। और यही हमने इस नाटक में देखा कि अंजू बाहर का खाना खाने नहीं देती है,
मैं ये नहीं कहती कि बाहर का खाना हमेशा खाओ, लेकिन कभी कभार तो हम बाहर भी जाके अपने लाइफ को जी सकते हैं, अपने तरीके से चल सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, दोस्तों के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे काफी नियंत्रण में है वो घर, और यही वजह है कि आप अगर किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करके रखोगे तो डेफिनेटली वो उड़ने की कोशिश करेगा, और इसी वजह से उस घर में तनाव और घुटन का माहौल उत्पन्न होना शुरू हो गया था। फिर हम देखते एक तरफ अगर हम देखें तो अंजू दीदी जो है वो कभी गलत इरादे नहीं रखती है। यही कारण है कि वो अपने बच्चे के लिए कहती है कि देखो, मैं तुम्हें एक बड़े ऑफिसर के रूप में देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, तुम डिप्टी कलेक्टर बनो, है ना। और उसकी बहुत सारी उम्मीदें हैं अपने बेटे से। बेटा भी बनना चाहता है, पढ़ रहा है बेटा, ये नहीं कह रही कि पढ़ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे बेटे को 6 घंटे वो पढ़ने के लिए कहती है, 2 घंटे वो क्रिकेट खेलने जाता है। तो यहाँ पे श्रीपत उल्टा कहता है। श्रीपत क्या कहता है कि तुम्हें 6 घंटे खेलना है, 2 घंटे पढ़ना है। तो जिस वजह से अंजू को बहुत गुस्सा आता है, और अंजू कहती है देखो श्रीपत, तुम तो घुमक्कड़ हो, तुम्हारा जीवन तो तुम बिगाड़ रहे हो, लेकिन मेरे बेटे का जीवन तुम मत बिगाड़ो, क्योंकि मैं उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही हूं। तो मेरे घर में आके खलबली तुम उत्पन्न मत करो। थोड़ा श्रीपत को वहां पे थोड़ा फील होता है कि उसकी बहन क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है, लेकिन फिर भी चलो वो अपनी बातों को वहां पे रखता है, कहता है, सुने या ना सुने उससे उसको कोई मतलब नहीं। इवन वो भी ये कहता है कि देखो, मैं भी किसी समाचार पत्र का एडिटर रहा हूँ, मैंने भी एडिटिंग का काम किया है, मैं भी उसके लिए काम किया हूँ, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो काम पसंद नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं कर सकता कि तुमको वही करना है, तुमको वही रहना है। तो तुम भी अपने बेटे पर प्रेशर मत करो, अपने पति पर प्रेशर मत करो, उनको भी थोड़ा खुला छोड़ दो। यहाँ पे हमने देखा कि जब इंद्र नारायण जब कोर्ट से आते हैं और जब वो श्रीपत से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि श्रीपत खुले दिल का है। और इंद्र नारायण कहते हैं कि श्रीपत चलो हम बाहर जाएंगे और थोड़ा मजा मस्ती करेंगे, दिलखुशा होटल में जाएंगे और वहां जाके हम मजा मस्ती करेंगे। सुनकर इंद्र नारायण थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते, बोलते वाह क्यों नहीं, हम जाएंगे और बहुत मजा मस्ती करेंगे। तो इस तरह से कुछ दिन ही नहीं, हम कहेंगे 1 दिन करीब श्रीपत वहाँ पे रखता है। हमने ये भी देखा कि वो 2.5 साल अपनी सिस्टर से छोटा है, लेकिन सिस्टर की बातों को एग्री नहीं करता है और बार बार यही कहता है कि इसने नाना के स्वभाव को पढ़ लिया है, और इस वजह से वो नाना के स्वभाव को बाईहाट करते रहती है। जैसा नाना ने उसे पाला पोसा है, वही बात वो इस घर में लादना और थोपना चाहती है, लोगों पर थोपना चाहती है। खैर, अब कहानी जो है, नाटक जो आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि श्रीपत दूसरे दिन ही चले जाता है और कुछ दिन के लिए आता है, लेकिन वो चले जाता है वापस अपनी दीदी और बच्चे और इंद्र नारायण जी से मिलके वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दृश्य में हम आते हैं जहाँ पे 20 साल के बाद की कहानी को उपेंद्र नाथ अश्क ने यहाँ पे दर्शाया है। 20 साल के बाद हम वहाँ पे देख रहे हैं कि जो ओमी जो है वो इंद्र नारायण की बहू है, और अंजू जो है उसकी डेथ हो चुकी है। और अंजू की डेथ का कारण अनिमा ये बताती है कि वो उसको एक बीच में हार्ट अटैक होता है, और हार्ट अटैक होने के कारण ये होते हैं कि जो अंजू है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस जा जाती है कि उसका पति हमेशा शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है और मजा मस्ती ज़्यादा कर रहा है, घर के कामों में ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी बातों को नहीं सुनता है। तो जिस वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं और उसको हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन मरने का कारण यहाँ पे हार्ट अटैक नहीं बताया गया, मरने का कारण ये बताया गया कि उसने जहर खा लिया, क्योंकि वो इंद्र नारायण को सुधार नहीं पा रही थी, और जहर खा के जो अंजू है उसका इंतकाल हो जाता है। लेकिन इंद्र नारायण को ये पता नहीं होता कि वो जहर खा के मरी, वो यही सोचता है कि वो उसकी जो डेथ का कारण है वो है हार्ट अटैक। खैर, तो यहाँ पे 20 साल के बाद जो कहानी जो नाटक है जो दूसरे दृश्य में अंक में प्रस्तुत किया गया है, उसके अंतर्गत घर में अनिमा आई हुई है 20 साल के बाद। वो भी थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन वो अनमैरिड है, और श्रीपत भी आया हुआ है, वो भी अनमैरिड है, उसने भी शादी नहीं की है। और अनिमा और श्रीपत एक दूसरे को देख के बड़े खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि श्रीपत कहता है कि जो अंजू है वो बहुत हट्टी थी,
है ना, थोड़ी मॉर्बिड किस्म की औरत थी और जिस वजह से उसने घर को काफी कंट्रोल रखा था। तो तुम ओमी, तुम इस तरह की हरकत मत करना, तुम अपने बेटे नीलम को थोड़ा कंसेशन देना, मतलब वो पढ़ाई लिखाई करे लेकिन वो खेल कूद भी करे, क्रिकेटर भी बने। जब वो पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो तो बोलता है मैं कवि बनना चाहता हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। अच्छी बात है। तो जो नीरज है वो भी अपने बेटे को, नीरज मतलब अंजो का जो बेटा रहता है नीरज, आज वो बहुत बड़े पोजीशन में आ जाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है, जबकि इंद्र नारायण वो जज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस घर में कहानी इस तरह चल रही है कि अंजो की डेथ हो गई और यहाँ पे अभी इंद्र नारायण बचे हुए हैं, ओमी उनकी बहू, नीरज उनका बेटा और उनका भी एक बेटा जो है नीलम है। और वहाँ पे सेम वही कंडीशन है कि वहाँ पे मुन्नी भी है और पुराने नौकर चाकर भी हैं। तो इस तरह से कहानी जो है वो आगे बढ़ने लगती है और यहाँ पे क्या होता है, एक जगह पे हम देखते हैं कि ओमी जो है वो भी सेम टू सेम हूबहू जो है कि अंजो दीदी की नकल करने लगती है और घर को उसी तरह चलाना चाहती है जिस तरह अंजो दीदी चलाया करती थी, बहुत डिसिप्लिन में। जिस वजह से वो थकने लगती है और कहने लगती है कि देखो अगर तुम लोग डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो मैं थक रही हूँ। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि सेम अंजो दीदी की तरह हर लोग उसकी बातों को मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इंद्र नारायण के केस में देखा कि वो थोड़े बंद बंद रहते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, वापस आते हैं, अपने कमरे में घुस जाते हैं और वहीं पे उनके खाना पीने का बंदोबस्त किया जाता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक बहुत अधिक दर्द है कि उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। और जब उनकी पत्नी थी, जब उनको सुधारने की कोशिश करती थी वो कभी नहीं सुधरे, शराब नहीं छोड़ा। लेकिन आज वो पूरी तरह शराब छोड़ चुके हैं, जुआ छोड़ चुके हैं, पूरी तरह मौज मस्ती छोड़ चुके हैं, सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओमी है वो भी खुश है कि उनके जो ससुर है वो हर तरह से शांत रह रहे हैं, वो किसी तरह से कोई डिस्टर्बेंस उनसे नहीं है। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि नीरज भी अपने कामों में आगे बढ़ता जा रहा है और वो भी कई सारे केसेस को हैंडल कर रहा है और वो कई कैंप में जाता है, वहाँ पे हुड़दंग भगदड़ मचती है, वहाँ पे जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लाइफ में बहुत तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है। वापस से श्रीपत यहाँ पे इंद्र नारायण को मिलने की कोशिश करते हैं और इंद्र नारायण जब उनको मिलते हैं तो वो गले लगाते हैं और कहते हैं कि चलिए आज हम बाहर जाएंगे, शराब शबाब होगा, दिलकुशा होटल में बैठेंगे, फिर से हम बातों को रिपीट करेंगे। लेकिन इंद्र नारायण उनसे एक ही बात कहते, देखो अभी मैं बदल गया हूँ श्रीपत और प्लीज मुझे इस बात के लिए फोर्स मत करो, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया और सबसे बड़ा खोना तो उनकी पत्नी। तो जब अनिमा ये कहती है कि आपको एक बात पता है कि आपकी पत्नी मरी कैसे, उसने जहर खाया, कारण ये था कि आप उसकी बात को नहीं मानते थे। उस समय इंद्र नारायण को पता चलता है कि सचमुच में जो अंजो जो है उसकी डेथ का कारण जहर है। वो बहुत अधिक पछताते हैं और कहने लगते हैं नहीं, अब मैंने जो पूर्व में गलतियां की अब वर्तमान में कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी आत्मा को अब मैं ये नहीं करना चाहता, दुख नहीं देना चाहता। आज अंजो यहाँ इस संसार में नहीं, लेकिन उसकी आत्मा अगर देखेगी कि मैं सुधर गया हूं तो उसकी आत्मा को खुशी मिलेगी। और अगर उसकी आत्मा को पता चलेगा कि वापस मैंने शराब और शबाब में अपने जीवन को ढाला है तो फिर दुखी हो जाएगी। इसलिए श्रीपत मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे फोर्स मत करो और तुम एंजॉय करो, क्योंकि तुम यंग हो, तुम एंजॉय करो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इस एंजॉयमेंट से दूर रहना चाहता हूं। तो हम दूसरे दृश्य में मोस्ट ऑफ द हम यही देख रहे हैं कि काफी कुछ परिवर्तन हुआ। इवन हमने ये भी देखा कि कैलेंडर जो है टंगा हुआ है 5 वर्ष से, वो नीचे भी नहीं उतारा गया। और जो ओमी है पूरे के पूरे अपने सास के नक्शे कदमों पे चल के अपने बेटे को वो उद्धार करना चाहती है, अच्छे पोजीशन हासिल करवाना चाहती है। तो ये कहानी जो है इस तरह आगे बढ़ती है और उपेन्द्रनाथ अश ने इस नाटक को यहाँ पे अंत कर दिया कि इंद्र नारायण अब शराब और शबाब की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। और श्रीपत उस बात को समझ जाता है और वो वापस अपने गांव की तरफ लौट जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल अब मैं थोड़ी बातें आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में रहेगा। ये तो मैंने एक समीक्षा के रूप में आपके सामने रखा, लेकिन हमने यहाँ देखा कि बंबई से इंद्र नारायण बंबई से श्रीपत जो है कलकत्ता की तरफ जा रहा था और फिर वो दूसरे दृश्य में वो यहाँ पे आके ओमी से मिलने आता है। यहाँ हमने ये भी देखा कि अंजलि बीच में कहती है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक वे कि जो अपने आप चलते हैं और एक दूसरे उनको चलाने वाले होते हैं।
तो एक बहुत बड़ी बात उसने यहाँ पे कही। नीरज और नजीर की जो दोस्ती है उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे हमने देखा कि जो नीरज है अपने खुद ही क्रिकेटर बनना चाहता है और अपनी बेटे को भी वो एंकरेज करता है, लेकिन यहाँ पे एंकरेजमेंट अलग होती है और जीवन के तौर तरीके अलग होते हैं। तो जीवन के तौर तरीके रूप में इन्होंने यही देखा कि इनको नौकरी करके जीवन में आगे बढ़ना है। और इस तरह से यह कहानी जो है जहाँ पे पहले दृश्य में हमने देखा कि जो नाना हैं उन्होंने इंजीनियर से ये कोठी खरीदी और ये कोठी उन्होंने अपने पोती को एज अ गिफ्ट दे दिया था। तो नाना का प्रभाव तो अंजू दीदी पर पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उभरता है, काफी सारे क्वेश्चन, कि इस नाटक को अंजू दीदी कह के क्यों पुकारा गया, क्योंकि उसमें और भी कैरेक्टर हैं और ये कुछ और भी संदेश दे रहा है, तो क्यों खाली अंजू दीदी पर फोकस किया गया। कारण यही रहा, मैंने जहां तक इस नाटक को समझा तो मुझे यही लगा कि फोकस अंजू दीदी पर इसीलिए दिया गया क्योंकि अंजू दीदी का पार्ट एक 80% है और बाकी पार्ट को इन्होंने 25% या 15% मान के चलो दूसरे पार्ट को इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। तो शायद लेखक का मकसद यही रहा कि मेन पार्ट के रूप में उन्होंने अंजू दीदी को यहाँ पे दर्शाया है, उसके कैरेक्टर को, चारित्रिक चित्रण को बहुत अच्छे से उकेरा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने बनाया है। इसीलिए उन्होंने इस नाटक को अंजू दीदी नाम दे दिया, क्योंकि अंजू दीदी का पलड़ा दूसरे कैरेक्टर से बहुत अधिक भारी रहा है। और अंजू दीदी जो है उससे बहुत कुछ हमें यह सीखने को मिलता है कि देखिए, एक माँ जो है कभी भी अपने बच्चों का विरोधी नहीं हो सकती। अगर वो विरोध करती है इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है, अपने पति को भी यहाँ तक। तो अंजू दीदी ने यही चाहा कि मेरा परिवार बिखरे नहीं, मेरा परिवार गलत रास्ते पर ना चले, लेकिन उसने जो हथियार लिए थे वो गलत था। यानी हर बात में टोका टोकी, हर बात में मतलब उसके हिसाब से सब कुछ होना है, जो वो बोलेगी वही होना है, तो ये जीवन में नहीं होता। थोड़ा बहुत जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, परिवार के सदस्यों को देना बहुत अधिक जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ईंट मिट्टी दीवार को नहीं बनाती, बल्कि वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं उस घर के सदस्य के रूप में उस घर को आगे बढ़ाते। घर घर तभी कहलाता है जब वहाँ के लोगों में मेल मिलाप हो, जब वहाँ पे सुख शांति हो, फ्रीडम हो। फ्रीडम का मतलब उसको गलत तरीके से नहीं बल्कि सही तरीके से समझकर उस फ्रीडम का फायदा उठाया जाए। तो यही है अंजू दीदी की कहानी। बैंगलोर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीकॉम तृतीय सेमेस्टर में इस पाठ्यक्रम को रखा गया है। तो मैंने इसका गहनता से स्टडी किया और आपके सामने इसको लाने में सक्षम रही। अगर आपको भविष्य में इसके प्रति कुछ प्रश्नोत्तर करना है तो आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। परीक्षा के लिए इसको परीक्षा उपयोगी बनाकर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर तारा नायर, लॉला डिग्री कॉलेज, बनेरघट्टा रोड, बैंगलोर की ओर से। नमस्कार।